हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जुड़ गए हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट गेस्ट। मीट मिस्टर नीलमणि कुमार फ्रॉम बिहार। ही क्लियर्ड यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन विथ रैंक 43। इनका जो प्रिपरेशन जर्नी रहा था ईएसी रैंक 43 तक पहुंचने तक, ये बड़ा ही मोटिवेशनल था। इनके बारे में जानेंगे हम आज, और इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था वो क्या था, इस चीज को हम लर्न करेंगे। तो आप अगर स्टूडेंट है, प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वेलकम मिस्टर नीलमणि कुमार। एंड सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर यूपीएससी रैंक 43 इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम डियर। ये बड़ी गर्व वाली बात है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत मेहनत लगती है, एंड नीलमणि कुमार हैज डन इट। सो ही इज फ्रॉम बिहार एंड वेल, आप बताइए अपने बारे में, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है नीलमणि कुमार? मेरा नाम नीलमणि कुमार हुआ और कॉलेज नेम गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2019 का पास आउट हूँ। और मेरा रैंक ईएसी में सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से 43 है। सिविल इंजीनियरिंग रैंक 43 इंजीनियर। अच्छा, ये जो ईएससी रैंक था ये 2021 रिसेंट नाउ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ही हैज क्लियर्ड मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक ही हैज क्लियर्ड गेट एग्जामिनेशन 3 times, आई थिंक 3 times मिस्टर नीलमणि, 3 बार। रैंक आर नॉट गुड सर। हाँ, लेकिन होता है, फिर भी आज के टाइम पे वो नंबर भी लाना, रैंक, हाँ, बट ही क्लियर 3 times। ओके, तो बताइए आपको यही सब चीज तो मोटिवेशन होता है। आप किस तरह से अचीव किए उस सीढ़ी को, जरा स्टार्टिंग से बताइए। मेरा 2019 गेट में रैंक था अप्रोक्स 12,000 और ईएससी प्रीलिम्स में 100 नंबर था, जो कि कट ऑफ से काफी दूर था। और सेम थिंग 2020 में भी मेरा 3200 के आसपास था रैंक गेट में, और फिर से प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं किया था और उस समय 195 नंबर थे। और 2021 गेट में मेरा रैंक था 5500 के आसपास, और इस बार लेकिन मेरा ईएसी में रैंक 43 है। और एसएससी जेई में भी 2 बार नहीं हुआ, और जेपीएससी में इंटरव्यू अभी बाकी है। तो इस तरह का था मेरा जर्नी। यूपीपीएससी एई में भी इनका हुआ था इंटरव्यू में, वहां पर भी? हाँ, फाइनल नहीं हुआ था, वहां पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू तक गए थे। 27 नंबर से रह गया था। इनका प्रिपरेशन जर्नी वाला वो हमारे पास कागज इन्होंने भेजा था, मतलब एक व्हाट्सएप पे लिख के, कि 2019 में पास होने के बाद इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपना समय कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दिया, जस्ट ही हैव स्टार्टेड हिज ओन प्रिपरेशन। मैं आपको बताऊं, ये तो ये बता रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 एग्जामिनेशन आई थिंक यू हैव अटेम्प्टेड अप टू ईएससी। यस सर, 11-12 टोटली 11-12 सर। 11-12 एग्जामिनेशन। एंड आपको मैं 3 बार गेट 3 बार गेट 3 बार गेट सर, 3 बार एसएससी और 1 जेपीएससी, 3 बार यूपीएससी, और सर 1 बार यूपीपीएससी एई, और 2 डीएफसीसीआईएल का एग्जाम है, और बस इतना ही है सर। एंड मैक्सिमम ही गॉट फेलियर देयर। हर जगह इनको फेलियर मिला, बट एट लास्ट ही क्रैक्ड इंजीनियरिंग सर्विस विथ रैंक 43। सो दिस इज द मोटिवेशन। मतलब कि आप 1-2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं, रैंक पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअसली लगे रहिए, तब जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। यस और नॉट? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने किया। वेल, ठीक है, ही इज फ्रॉम गया इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार। ओके, सो वहां के स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्राउड वाली बात है। आपने सेमिनार भी दिया था कॉलेज के अंदर जाके? यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन रहा स्टूडेंट का वहां? अच्छा रहा सर, और माहौल एक तो क्रिएट होता ही है जब आप एक कॉलेज से नए चीज करते हैं तो, और काफी लोग मोटिवेट थे। बिल्कुल, मोटिवेशन वाली बात है। आपके
गया इंजीनियरिंग कॉलेज से अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेई भी क्रैक किए हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू हमने डाला था अमित कुमार जी का, ही इज फ्रॉम यस सेम सर, अमित कॉलेज, कुमार। ही इज फ्रॉम सेम कॉलेज, यस सर। सेम कॉलेज बिल्कुल। नाउ ये तो बात रही इनका क्रैक करने का, ईएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे भी आएंगे, बट मैं आपको बता देता हूं इनका। आप ऐसा मत सोचिए कि ही इज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली और एनीथिंग, कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा समय था, सब कुछ है, ऐसा पैसा वैसा सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना अपने, जो नॉर्मल, ये तुम मिडिल क्लास फैमिली कहो या और कुछ कहो, दोनों सेम चीज है। तो फैमिली स्टैंडर्ड सेम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। फादर इज फार्मर, किसान, मेहनती, पूरा का पूरा फैमिली मेहनती। एंड ऐसे केसेस में इन्होंने अपना तैयारी प्रिपरेशन चालू किया एंड ही क्रैक्ड एग्जामिनेशन विथ रैंक 43। वेल, आपने बताया था कि आपके जो फादर का ऑक्यूपेशन है इट इज फार्मर। यस सर। ओके, यस सर। सो और मम्मी आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में तो आंगनवाड़ी सेविका। यस सर। तो आप बताएंगे थोड़ा कि आपको मतलब क्या जिल क्या रहा, कि क्या करना क्या है, मतलब उसके बारे में। सर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। बीटेक पास आउट होने के बाद तो पहला एम था कि आप बिहार से हैं तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, कैसा भी हो। तो मेरा फील्ड ही इंजीनियरिंग था, तो मेरा था कि किसी भी तरह से जूनियर इंजीनियर बनना है, और बिहार में तो पॉसिबल है नहीं। तो टारगेट था कि एसएससी जेई ही करना है। तो एक बार तो 2018 का प्रीलिम्स 2019 में हुआ था। तो उस टाइम मेरा 100 के नंबर आया था अप्रोक्स, टोटल 26 नंबर से मेरा रह गया था। तो मतलब उस टाइम आईएएस मास्टर में थे, तो लगा कि नहीं इम्प्रूव करना चाहिए टेक्निकल, और उसके लिए मैं ईएससी का टेस्ट सीरीज भी लगाता था, और कुछ कुछ फोकस ईएससी तक भी रहता था कि प्रीलिम्स एटलीस्ट निकालना ही है। फाइनल सिलेक्शन का उम्मीद तो था ही नहीं 2019 में। लेकिन उस टाइम जेपीएससी एई भी आया, तो टेक्निकल इम्प्रूव करते करते टेस्ट सीरीज में इम्प्रूवमेंट होने लगा। अच्छा नंबर तो नहीं आता था लेकिन इम्प्रूव होता था, तो वो इम्प्रूवमेंट काफी मोटिवेट करता था कि नहीं 5% इंक्रीज हुआ है, चलो 20 से 30 पे पहुंचे हैं, 30 से 35% पे पहुंचे हैं। तो वो सब जो स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट था, वो लगता था कि नहीं हम तो कर सकते हैं। उस टाइम फिर यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, और उसके 2 दिन पहले एसएससी जेई था। तो यूपी पीएससी में तो स्टेट लेवल पर तो काफी अच्छा कंपटीशन होता है यूपी में, और उसका रिजल्ट आया था फरवरी में। तो लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, मतलब ईएस भी कर सकते हैं ऐसा। मतलब ईएस तो नहीं कर सकते हैं, पर स्टेट एई तो अगले बार यूपी पीएससी एई निकालना ही निकालना है। तो उस टाइम पे एक आशीष सर थे, वो 2013 में उनका एआई ईयर 2 था, तो उनसे मेरा बातचीत होता था यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो सर बोलते थे कि नहीं तुम कर सकता है, तुम ईएससी का प्रिपरेशन करो। तो उस टाइम हम मार्च में स्टार्ट किए ईएस का प्रिपरेशन। मार्च जब नोटिफिकेशन आया तो 27 अप्रैल, नहीं 27 मार्च शायद लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। नहीं 27 अप्रैल था। तो 25 अप्रैल को फॉर्म भरा, क्योंकि पता था कि होना तो है नहीं, और फॉर्म भी गलत भर दिया ओबीसी वाला क्राइटेरिया को लेके। तो उस टाइम पता थोड़ी था कि फाइनल इंटरव्यू तक जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो 4 दिन मुश्किल से 4 दिन हुआ, और मेरा मतलब बचपन से पढ़ाई लिखाई नानी घर हुआ है, और नाना जी का काफी सपोर्ट रहा है। तो 5 दिन बाद नाना का तबीयत खराब हुआ, और फाइनली 5 मई को उनका देहांत हो गया। तो फिर देहांत होने के बाद तो डिस्टरबेंस रहता ही है लोग के पास। तो फाइनली 21 मई को मतलब सब काम से फ्री होकर, मात्र उस टाइम 56 दिन सिर्फ बचा हुआ था। लेकिन दिमाग में था कि कर तो सकते ही हैं, क्योंकि वो जो स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट था, और यूपी पीएससी एई का इंटरव्यू तक पहुंचना, तो जेई लेवल से मेरा चेंज हो गया था कि नहीं अब तो असिस्टेंट इंजीनियर ही बनना है। तो उसके बाद 56 दिन था उस टाइम, मेडी जी का नॉन टेक्निकल बुक हम ऑर्डर किए थे, और वो आ गया था। तो उसको 56 दिन के दौरान 2 टाइम्स पढ़ लेना, आईएएस मास्टर का एक बार नॉन टेक्निकल शॉर्ट नोट्स जो खुद से बनाया हुआ था वो पढ़ना, और टेक्निकल तो पैरेलल में चल ही रहा था। तो मात्र 56 दिन में मतलब लग तो नहीं रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम था, लेकिन टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आ रहा था, तो लग रहा था कि नहीं अगर टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आ रहा
तो मतलब टेस्ट सीरीज में आ रहा था 60% एवरेज आ रहा था मेरा आईएएस मास्टर के टेस्ट सीरीज में। तो लग रहा था कि प्रीलिम्स तो कर सकते हैं। तो 18 जुलाई को प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद नंबर ऐड किए 4 बजे तक, मतलब सब मेडजी डिस्कशन करवाता है यूट्यूब पे अपने। तो 4 बजे पता चला कि मेरा 287 नंबर आ रहा है। तो लगा कि नहीं अब तो हो जाना चाहिए। तो आके फिर प्लान बनाया कि नहीं यूपीएससी ही करना है। लेकिन फिर वही डर तो लगते ही रहता है क्योंकि इतना टफ कंपटीशन। तो उस टाइम ना बीच में 3 मेंस थे। एक एसएससी जेई मेंस, और दूसरा जेपीएससी मेंस, और ईएससी। एसएससी मेंस था शायद 22 सितंबर को, और जेपीएससी मेंस था 22, 23, 24 अक्टूबर को, और यूपीएससी मेंस था 22 नवंबर को। तो सबसे पहले वो जो आईएएस मास्टर कन्वेंशनल क्लासरूम ज्वाइन किए, तो उस टाइम से पढ़ रहे थे। फिर लास्ट में एसएससी तरफ फोकस्ड कि नहीं एसएससी ही करना, ईएस तो होता रहेगा। तो फिर 15 दिन बीच में एसएससी आ गया। फिर एसएससी का एग्जाम देके कि नहीं अब तो जेपीएससी करना है। तो एक मंथ इंग्लिश और जीके ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब लगाए। और फाइनली जेपीएससी देने के बाद वो इंग्लिश के वजह से मेरा खराब गया। तो लगा कि नहीं ईएससी मेंस के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन लास्ट आखिरी में 25 दिन बचा था। तो एक इफेक्टिव मैनर में मेडजी का जितना आईएएस मास्टर का तो कंटिन्यूअस दे ही रहे थे टेस्ट सीरीज मेंस के लिए। तो इस मेडजी का पूरा प्रिंट करवा के लाए। उस समय 10 टेस्ट सीरीज हो चुका था उसका, और 3 फुल लेंथ भी हो चुका था। तो मेरा टारगेट रहता था कि सब चीज तो रिवीजन है ही, क्वेश्चन बैंक बना ही चुके हैं, कन्वेंशनल का प्रैक्टिस प्रोग्राम तो नहीं बना है लेकिन वो जो क्लासरूम क्वेश्चन होता है वो तो बना ही चुके हैं। तो सबसे पहले मेडजी का एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज देते थे। पहले 5 क्वेश्चन वो तो 3-3 घंटा में करके फिर ऐड करते थे, और जो बाकी के 3 क्वेश्चन था वो रिवाइज करते थे 10 दिन में। मैंने 10 दिन में कन्वेंशनल का पूरा रिवीजन और टेस्ट सीरीज का पूरा रिवीजन करके, और आखिरी में जब 10 दिन बचा तो जितना मेजर डाउट है ये है वो है, क्योंकि लग रहा था कि होना तो नहीं है लेकिन एक बार धौलपुर हाउस पहुंच जरूर जाना, मतलब यूपीएससी इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए बस मेहनत कर रहे थे। तो फाइनली 22 को आया एग्जाम। भी उतना अच्छा तो नहीं गया, मतलब कि क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के कारण पेपर 1 का कुछ क्वेश्चन रह गया था 20-20 नंबर का। तो लगा कि पता नहीं, क्योंकि मेरा पहला मेंस था और कोई उतना ऐसा अनुभव भी नहीं था, ना कोई सराउंडिंग में ऐसा था कि कोई मेंस वगैरह, मतलब होता है कॉलेज से सीनियर वगैरह देते आ रहे हैं तो अनुभव भी रहता है कितना में हो जाएगा, मतलब कोई भी अनुभव नहीं था। एक शुभम यादव था आईआईटी रुड़की का, तो हम लोग तो सोचते थे वो आईआईटीएन है, उसके सामने मेरा थोड़े ही कोई है। तो मतलब दे क्या है तो वैसा कुछ था नहीं कि मेरा होगा, लेकिन रियल में तो मतलब उस लेवल का तैयार तो हो चुका था। और जिस दिन रिजल्ट आया, मतलब यूपीपीएससी का लेक्चरार के दिन उसका शाम में रिजल्ट आया, तो लगा कि हम तो बाउंड्री ही पे हैं तो मेरा होगा नहीं, फाइनली इंटरव्यू दे देना है और यूपीएससी के सामने अपना फोटो खिंचवा लेना है, बस यही एम था। और उस टाइम में 20 फरवरी 2022 को प्रीलिम्स था, और 28 फरवरी मेरा पहले दिन पहले ही शिफ्ट में इंटरव्यू था। तो हम इंटरव्यू छोड़ के 22 का प्रीलिम्स का तैयारी किए। तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं इंटरव्यू का, बस वो मेडीजी का देख लेते थे इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम, और टोटली फोकस्ड प्री पे था क्योंकि मेंस तो फाइनल सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो उसके बाद बस बचते हैं बीच में 8 दिन, तो वही बुकलेट रहता है बस उसी को रीडिंग मार के और चले गए। और इंटरव्यू में भी खराब ही नंबर था, 108 नंबर, जो कि बिलो एवरेज नंबर मिला, लेकिन ओवरऑल मेंस में अच्छा होने के कारण सिलेक्शन हो गया। तो ये था मेरा जर्नी, मतलब ना ना मतलब ना, हारते हारते ना करते करते हो ही गया आखिर में। अरे और गाना भी उससे तो है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लगता था सर कि नहीं करना तो यही है, लेकिन एक होता है ना सर कि आपका कॉलेज बैकग्राउंड जो है ना आपको बार बार पीछे खींचता है कि नहीं आप बिलो एवरेज या मतलब एवरेज कॉलेज से हैं। तो मेन है सर कर तो कहीं से भी सकते हैं लेकिन वैसा मोटिवेशन नहीं आता है और माहौल नहीं बन पा। लेकिन वो दिल्ली गया सर तो वहां से माहौल मिला, और हमेशा ईएस सुनते हैं तो लगता है कि नहीं जॉब तो ईएस ही है, और ऐसा नहीं है नीचे भी है, लेकिन लगता था वो होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो बस बिल्कुल। ऐसा ही करते करते मेरा हो गया सर। आपका मार्क और इवन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के तक कि बारे सर में 3 महीना, हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। इवन यहाँ तक कि 3 मंथ पहले सर एसएससी का फाइनल रिजल्ट आया था 2019 का जनवरी में। उसमें सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, डीवी तक तो गया था लेकिन इवन यहाँ तक कि बीआरओ तक नहीं मिला था 1100 सीट में।
तो थोड़ा सा लगा था, लेकिन लगा कोई बात नहीं, चलते रहना चाहिए, एसएससी में क्योंकि इस बीआरओ बार नहीं नहीं मिला, तो। एसएससी में बीआरओ नहीं नहीं मिला। सर, हाँ, बट इंजीनियरिंग सर्विस रैंक 43 मिल गया। सो दिस इज द मोटिवेशन लेवल। यस सर, हार नहीं मानना चाहिए। वेल, यस सर। आपका मार्क्स के बारे में पूछते हैं, जो नंबर आपको मिला। तो प्रीलिमिनरी में इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपको कितना मिला था? टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? टेक्निकल में सर मेरे 300 में 202 था, हम्म, और नॉन टेक में सर 200 में 74 थे। 200 में 74। मतलब टोटल 276, बिल्कुल। 276 प्रीलिम्स में था सर। अप्रोक्स यही था, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है। अप्रोक्स 276 था सर। और मेंस में पेपर 1 में 213, और पेपर 2 में 190, और इंटरव्यू में 108 नंबर था, और फाइनल 786 था सर, वेल, ओवरऑल नंबर सर। खैर आपने तो यस अपने सर। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया ही था, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि रियल टाइम एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे थे, उस टाइम को कैसे यस सर। हैंडल किए? क्योंकि होता है ना, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी क्या होता है, बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वहां पे जाके सॉल्व करना, है ना, वो ऑब्जेक्टिव में तो उतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, लेंदी लेंदी क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया था या स्किप किया था? कैसे उन सब चीजों को कैसे मैनेज किया? वो सब सर जो एग्जाम के दिन का जो मैनेजमेंट है, वो आपका उस दिन के मैनेजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है सर। वो आप पिछले 6 महीना से जो भी टेस्ट सीरीज लगा है उसके ईएससी के लिए, उसमें आप किस तरह का मैनेज किए हैं वो मैनेजमेंट दिखता है सर। तो आप किस तरह से हैंडल करने का, आपका जो 6 मंथ में लगभग आपका एटीट्यूड आ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। तो सर उसी से वैसा कुछ नहीं होता है कि फाइन, मतलब एग्जाम के दिन कुछ नया तरह का आपके पास प्रेशर आया हो। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज में होता है कि कभी कभी हार्ड क्वेश्चन, कभी कभी टफ क्वेश्चन पेन से सोल्व हो नहीं रहा, तो वो सब क्वेश्चन को सर स्किप करना या किस तरह से मैनेजमेंट करना, तो सर सबका आदत ना टेस्ट सीरीज के थ्रू डेवलप हो ही जाता है। तो वैसा बिल्कुल। उस दिन कुछ खास नहीं लगता, बस ये प्रेशर रहता है कि रियल एग्जाम में आए हैं, और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि नहीं टेस्ट सीरीज दिए हैं तो अच्छा गया है, तो ये भी अच्छा ही जाएगा, तो इस तरह का रहता है सर। तो आपका और जो, जो सिचुएशन हैंडल है वो नहीं नहीं, बोलिए वो जो बोलिए सर बोलिए। सिचुएशन हैंडल है वो प्रीवियस से आता है सर, प्रीवियस टेस्ट सीरीज वगैरह देने से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो यस सर। ओवरऑल प्रिपरेशन था, ठीक है, वो थ्योरेटिकली ज्यादा इंक्लाइंड था या न्यूमेरिकली ज्यादा इंक्लाइंड था? वो तो सर ईएसी के अकॉर्डिंग ही था सर, कि जैसे मेन है सर कि आपका एसएससी जेई सर, और हम्म, स्टेट एई का, और ईएसी का सर लगभग सबका सेम पैटर्न है सर, कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि, और न्यूमेरिकल पे थोड़ा कम करते हैं। क्योंकि सर न्यूमेरिकल बनाने के लिए गेट टाइप है नहीं कि आपका कैलकुलेटर का यूज हो। पता चला कि ज्यादा हार्ड दे दिए अगर आप न्यूमेरिकल, तो जिसको आ रहा है वो भी नहीं सोल्व कर पाएगा, जो जिसको नहीं आ रहा है वो भी नहीं सोल्व कर पाएगा। तो जिस तरह का सर सिलेबस है ईएससी का 60-40 रेशियो, उसी तरह का सर फोकस करते थे। ये ऐसा नहीं है कि सर न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा फोकस कर लिए, मेंस का पहले ही देख लिए, नहीं। प्री के टाइम में प्री, मेंस के टाइम में मेंस। तो प्री के टाइम में सर मैक्सिमम तो थियोरेटिकल ही रहता है सर 60%, और न्यूमेरिकल वही सर क्लास में जो न्यूमेरिकल करवाया थे आईएएस मास्टर का, मतलब हर एक चैप्टर के जैसे आप मान लीजिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका एक बार प्रैक्टिस, और उतना कर लेने के बाद सर ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाते हैं ईएस के सर। ऑब्जेक्टिव भी बन और हर जाते हैं। एक और सब्जेक्ट से 20 ही 25, और हर एक सब्जेक्ट से जैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए तो उसमें 15-16 न्यूमेरिकल होंगे, सॉइल मान लीजिए तो उसमें 30 से 40 न्यूमेरिकल होंगे। तो उस जो क्लास का सर जो नोट्स में न्यूमेरिकल है वो सफिशियंट है सर ईएससी सोल्व करने के लिए, और यहाँ कंसेप्ट तक कि लर्निंग। गेट के लिए भी, लेकिन यस सर। करेक्ट। आपने जो इम्पोर्टेंट वेटेज दिया था सब्जेक्ट्स को, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका मतलब प्रेफरेंस था आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? पर प्रीफरेंस सर वैसे नहीं था मेरा सर, कि मतलब ये सब्जेक्ट को, मेन होता है सर कि मेजर सब्जेक्ट को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहता है सर, स्टार्टिंग से ही ध्यान रहता है कि ये मेजर सब्जेक्ट है। सर दिक्कत क्या होता है ना कि माइनर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। जैसे आपका मेजर है सॉइल है, आरसीसी है, सोम है, और हाइड्रोलॉजी है, तो ये सब पर तो सर सबका ध्यान रहता है, और सबका स्ट्रॉन्ग होता ही है अपने मामले में लगभग। लेकिन उसके चक्कर में ना माइनर माइनर सब्जेक्ट छूट जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया आपका, टनल हो गया,
इरिगेशन का वो जो लास्ट वाला रिवर है, एक्वाडक्ट है, ये सब हो गया। अब देखिए सर्वेइंग में माइनर इंस्ट्रूमेंट है, थोडोलाइट है, तो ये सब चीज जो छूट जाता है ना, लगभग 20% ये छूट जाता है सर। तो ये इस पे ज्यादा फोकस रहता था सर, क्योंकि वो तो फोकस रहेगा ही रहेगा। मैं इस पे भी इसीलिए रहता था क्योंकि ये सब सब्जेक्ट से ना थोड़ा सा भीड़ से पीछे हो जाते थे, तो ये सब सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा पुश करेगा और कॉन्फिडेंस भी देगा कि पूछना है कहाँ से पूछ ले, और अगर हमसे नहीं बनेगा तो मैक्सिमम से भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो मतलब यस सर, ओवरऑल ये है कि आपको कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सिलेबस मस्ट बी एंटायरली कवर्ड। मैक्सिमम सिलेबस कवरेज यस सर, करने का आपका कोशिश सिलेबस करिए। सर कवर रहेगा तो आपको एग्जाम के दिन डर भी आता रहेगा कि पता ना फाइनल हम्म। होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, सब कुछ जब कंप्लीट है तो देख लेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। मैक्सिमम फेल करेंगे, इससे ज्यादा थोड़ा ही होगा, और अगर फेल हो गए तो फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट तो है ही अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, और जो प्रिपरेशन लेवल है, इन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे से किया, सिलेबस को अच्छे से किया, रेगुलरली टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए, तो उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाए, है ना। तो जो यस सर। प्रिपरेशन लेवल है, आप भी थोड़ा अपना, अगर कोई भी स्टूडेंट आज के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा ये चीज आप ही बताइए, अब मैं क्या रिकमेंड करूं, आपने खुद ये फेज को पास किया है, तो आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट हो जो एसएससी जेई के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, या जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट जो एई वगैरह के लिए फाइट कर रहे हैं, या फिर गेट एग्जामिनेशंस के लिए, यस तो क्या प्रिपरेशन डिफरेंट वे में हर एक एग्जामिनेशंस के लिए इंक्लाइंड होना चाहिए, या इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि अभी इतना मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना, उतना टाइम नहीं होता ना लोगों के पास। नहीं सर, मेरा मानना है कि आप एक सर स्टैंडर्ड लेवल का कीजिए सर, क्योंकि आजकल एसएससी जेई भी एसएससी जेई नहीं रहा पहले वाला कि रिपीटेड पैटर्न आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। वो ईएसी का जो हल्का सा एवरेज आप कह सकते हैं कि ईएसी अगर मैक्सिमम है तो वो एवरेज, तो वो तो सर कहीं कहीं स्टेट एई से ज्यादा हार्ड एसएससी जेई पूछता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि स्टेट एई में तो सर गुप्ता के गुप्ता कहीं कहीं 50 के 50 पूछ देते हैं, जैसे अभी बीपीएससी ही देख लीजिए 2017 वाले में। तो गुप्ता मेरा और मानना है खुरमी। कि आप एक बार स्टैंडर्ड, यस सर, गुप्ता खुरमी और ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल। हाँ। तो आजकल समझने का लोग कोशिश कम करते हैं, बस रट्टा मार लो क्योंकि आना तो यही है। लेकिन एसएससी जेई सर, हम तो 3 ही साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर एसएससी जेई देने का, लेकिन हम देखें कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रिपरेशन रखिए। और स्टैंडर्ड लेवल कहने का मतलब कि एसएससी जेई से थोड़ा सा ऊपर, जैसा लोग पहले का सोच बना दिए कि खुरमी और गुप्ता से ऊपर का, और आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट सीरीज से दो ही चीज देखिए कि आपका एक तो जो आ रहा है आपको उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं, और जो आपको कौन सा एरिया कमजोर है या नहीं आता है, तो उस तरह से आपको फोकस करना है। जैसे होता क्या है कि टेस्ट देने से दो फायदा है कि मान लीजिए कि जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा इंडिटर्मिनेसी का क्वेश्चन गलत हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई कई फ्लो एफएम में वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है कि पता चला कि इक्वेशन तो निकाल दी और फ्लो ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब माइनर माइनर मिस्टेक्स जो है ना, ये सब टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलेगा। और दूसरा चीज तो पता ही चल रहा है कि क्या मेरा वीक है जो, और जो पोर्शन मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, ये देखिए किस टॉपिक से आ रहा है, और उसका टॉपिक से प्रॉपर 1 पेज या 2 पेज में नोट्स बना के उसको रिवीजन कीजिए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हम तो यही किए थे, एक एक पेज का A4 साइज का, जो मान लीजिए कि कुछ में दिक्कत हो तो उसका नोट्स ही बना लेते थे, शॉर्ट नोट्स, ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट नोट्स। टाइम लगता नहीं था, मुश्किल से आधा घंटा लगता था, और ये हर एक टेस्ट में मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑन डेली बेसिस, ये 365 दिन में लगभग 300 दिन तो चलता ही था, वेल, मतलब शॉर्ट नोट्स को डेली इंप्रूव करना। नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। सब्जेक्ट को तो इन्होंने अच्छे से पढ़ा ही था, ठीक है, तो सब्जेक्ट आप भी यस बहुत सर। अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन चीज है एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को रिवीजन करना, मतलब सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में होना चाहिए, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस तो सर। इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, बेसिक स्ट्रेटेजी, जिससे कि सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली क्या आपके सर? माइंड में रहे, मतलब रिवीजन शेड्यूल आपका कैसा था? सर यस सर। सर रिवीजन में 2-3 चीज बहुत मायने रखता है सर। पहली बात कि एक बार सर लॉन्ग नोट्स पढ़ लेते हैं, जब शॉर्ट नोट्स होता है तो आपका मेन हथियार शॉर्ट ही नोट्स होता है, क्योंकि आपको कम दिन में पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो सर अब दो चीज होता है, एक शॉर्ट नोट्स और दूसरा क्वेश्चन बैंक, क्योंकि रिवीजन इन्हीं के थ्रू होता है।
और जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको कलर कोडिंग के थ्रू रिवाइज कीजिए, मतलब कि 3 या 4 कैटेगरी में बांट दीजिए कि ये बिना देखे बन जाता है, मतलब बिना देखे मतलब कोई उतना कभी भी पूछ दे। दूसरा होता है हल्का सा डिफिकल्ट लेवल का हो गया, एवरेज लेवल का हो गया। तो कलर कोडिंग के थ्रू पता चलना चाहिए कि मेरा मतलब कौन सा क्वेश्चन है, बार बार फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन बैंक को पूरा ईएसी बनाना या गुप्ता गुप्ता बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मेरे पास टाइम है तो 3 स्टार वाला क्वेश्चन बनाएंगे, अगर टाइम कम है तो और अच्छे वाला क्वेश्चन बनाएंगे, अगर टाइम एवरेज है तो जितना भी स्टार लगा हुआ सबको क्वेश्चन बनाएंगे। और मेरा इवन सर शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो अगर 2 दिन में कंप्लीट करना चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो हम करते क्या था, उसमें भी कलर कोडिंग की जो 10-12 बार रिवीजन करने के बाद अब मान लीजिए कि बार बार भूल जा रहे हैं कोई टॉपिक, तो उसमें भी हाइलाइटर से पूरा शॉर्ट ही नोट से हाईलाइट कर दिए थे कि अच्छा एग्जाम के टाइम में सिर्फ हाइलाइटर वाला पढ़ना है, और ऐसे अगर 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है तो प्रॉपर पढ़ेंगे और एग्जाम के 5 दिन पहले, ताकि सर आखिरी के 3 दिन या 2 दिन में, मतलब 3 दिन 2 दिन तो बहुत कम है, तो 2 दिन में मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक रिवीजन हो जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि वो आपको काफी बूस्ट करता है एग्जाम में कि मेरा पढ़ा हुआ है। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप कंटेंट को काफी अच्छे से प्रिसाइज करके रखेंगे क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना वो कलर कोडिंग ही बताएगा लास्ट में। तो मेरा तो सर यही रहता था सर, शॉर्ट नोट्स ताकि जो लास्ट आपने टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन हो। जो शॉर्ट यस नोट्स सर। आपने बनाया था, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था, यस सर। उसमें कौन यस कौन सर। से मेन डेटा को हमको डालना है, मतलब क्या आपने किस तरह से उसको बनाया था, इसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या चीजें उसमें शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं था कि मेन मतलब ऑन डेटा, एन एवरेज, मतलब जो ऑन भी एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, मतलब एक स्टूडेंट क्या प्रिफर कर सकता है जो, शॉर्ट नोट्स में? यस सर, मेरा बस मेन टारगेट यही रहता था सर कि कैसे एक लाइन को एक शब्द में लिख देना है, कुछ सिंबॉलिक के थ्रू, या मतलब ओवरऑल सब रहता था सर। लगभग शॉर्ट नोट्स में पूरा मटेरियल रहता था सर, यहाँ तक कि डाटा रहता था, थियोरेटिकल पॉइंट रहता था। क्योंकि ये ईएसी और एसएससी जेई में सर कुछ भी पूछ लेते हैं उन लोग कि 4 घंटा सेटिंग टाइम है कि 2 घंटा सेटिंग टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं। तो सब कुछ लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक कि सर वो होने के बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू तो डाटा ऐड ही होते रहता है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन न हो जाए कहीं भी। यस मतलब सर, जैसे सॉइल सेटलमेंट है तो क्ले में कितना करेगा, सैंड में फाउंडेशन कितना करेगा, ग्रुप हाँ फाइल है तो कितना करेगा, सब चीज का सर डाटा होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। तो शॉर्ट नोट्स में और टाइम डेटा के लिखिए। अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या रिवाइज करना है। बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स में डेटा लिखिए, फॉर्मूला यस। लिखिए जो इन्होंने किया है ना। वेल, यस सर। ठीक है। नाउ अभी क्या है, ये इंटरव्यू अभी चल रही है जूम मीटिंग पे। सो जूम मीटिंग का जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट अप्रोक्सीमेटली होता है। वेल, तो जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था आपका, तो काफी अच्छा लगा। स्टूडेंट्स को काफी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से इन्होंने मेहनत किया और क्या क्या मेन मेन जो बातें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, रेगुलर रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाइए और उसको रेगुलरली रिवाइज करिए ताकि डेटा वगैरह याद रहे। यही सब बेसिक जो होता है कि स्टूडेंट का, यही इन्हीं सब चीजों को अपनाना है। और जो क्वेश्चन है उसको कम याद करने का कोशिश करिए। ट्राई टू सॉल्व इट ऑफ योर ओन, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्विंग यस एबिलिटी, सर, मतलब कोई हाँ भी चीज समझ के कीजिए सर। बिल्कुल, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर नहीं आ पाएगी। और ये चीज अगर आप लैक कर जाओगे तो इन रियल टाइम एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू सफर इट, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, याद कुछ भी मत करिए, एटलीस्ट ट्राई ट्राई दैट क्वेश्चंस। जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान समझ लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर फाइनली आपका एबिलिटी वो आ जाएगा अंदर अपने आप। Well, now the final message what you want to give to your followers and your dear students, जो आगे आपके जूनियर्स जो आगे इस पाथ पे चलेंगे, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? सर बस मेरा एक ही चीज कहना है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। तो हो सकता है कि आपको टाइम जरूर लग जाएगा लेकिन सफलता तो मिल ही जाएगा अगर काम के प्रति आप ईमानदार है। मतलब कि आप अपने, जैसे मान लीजिए कि आपका एसएससी जेई लक्ष्य है या ईएससी लक्ष्य है, तो बस आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए और ईमानदार रहिए कि नहीं, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, दिखाना कम है और मेहनत ज्यादा करना है, बस यही सर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जाम देने गए मतलब बहुत रिवीजन किए, बहुत पढ़े
फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रो रहे हैं दूसरे के सामने, तो वो दिखाना नहीं है, बस खुद पे फोकस करना है कि हम रियल में लायक थे या नहीं थे बस, और उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और ईमानदार, ये इम्पोर्टेंट है सर, ईमानदार रहना है सर। ईमानदारी इन दिस सेंस, आप मतलब अपने प्रिपरेशन में ईमानदार रहिए, और ये प्रिपरेशन जर्नी के दौरान ईमानदार रहेंगे तो आगे भी ईमानदार ही रहेंगे। वेल, ये यस इनका सर। क्या, बिल्कुल। और और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? और सर एक चीज और है कि जैसे होता क्या है ना कि टेस्ट सीरीज में आपका कम नंबर आ रहा है तो बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम खुद फ्रस्ट्रेट रहते थे। इवन 2019 ईएससी का लगाते थे टेस्ट सीरीज आईएएस मास्टर का, तो मेरा मार्क्स आता था 15 से 22% के एवरेज, इतना ही रहता था हर एक सब सब्जेक्ट में। यहाँ तक कि जो अमित मेरा रूम पार्टनर था उसका भी इतना ही रहता था, हम लोग दोनों काफी फ्रस्ट्रेट रहते थे। तो उसके बाद फिर 20 में मेरा 30% 35% तक चला गया ये आंकड़ा। 2021 जब टेस्ट देने लगे तो 50 से 55% पे चला गया, और फिर 2022 के लिए 60 से 65% के बीच में गया। एग्जाम तो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मतलब इतना मेरा नंबर आता था। तो बस अगर नंबर खराब आता है तो बस ये ध्यान दीजिए कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि आपका नंबर कितना आ रहा है, मैटर ये करता है कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। तो बस यही रहा कि टेस्ट सीरीज में आप नंबर से हताश ना हो, कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहेंगे, स्टडी मटेरियल जो स्टूडेंट अगर फॉलो कर सकता है? मान लीजिए जो कोचिंग नहीं जा पा रहा है, ओके, सो अगर वो उस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से अगर पढ़ पाए, तो ऐसा कोई स्टडी मटेरियल आप रेकमेंड करना चाहेंगे? मेरा तो सर बुक वगैरह कोई स्टैंडर्ड बुक था नहीं, क्योंकि हम तो आईएएस मास्टर में कोचिंग किए थे, तो उसी का नोट्स और उसी का बुकलेट वगैरह पढ़ा करते थे। क्योंकि बुक में सर टाइम बहुत ज्यादा मिलता है और कंटेंट कम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, और वही आपका कोई कोचिंग का बुकलेट है तो कम टाइम में ज्यादा चीज अवेलेबल करवा देता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से तो सर अगर आपके पास टाइम कम है तो बुकलेट को प्रीफर कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितना इकोनॉमिकल वे में पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मतलब विद्वान बन जाना पढ़ के, कि सवाल पढ़े तो मतलब पूरा जानकारी, बस इतना पढ़ ले कि एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो जिसके पास टाइम कम है वो बुकलेट पढ़े, और जो जैसे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में तो उसके लिए तो वो बुक भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ये बात हुई। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आपने अभी तो चलिए इंजीनियरिंग सर्विस में आपने रैंक अचीव किया, वेरी गुड, और ये खुशी की बात है, एंड इसके लिए यस हम सर। कॉन्ग्रेचुलेट अगेन एक बार फिर से आपको करना चाहेंगे फॉर योर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। यस सर। बट जो आपने पढ़ा था, कभी भी जब भी आपने तैयारी किया था फॉर नॉन टेक्निकल पार्ट, ये पार्ट भी आपने कभी ना कभी तैयारी किया होगा, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, रीजनिंग, ये इस तरह के जो पार्ट्स थे, तो इनके यस लिए सर। यस सर। आपका क्या कहना है? ये वाला सेक्शन के लिए आपको क्या कहना है कि इसका कैसे तैयारी किया जाए? सर उस सेक्शन में सर मतलब उसका सर मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं, क्योंकि हम खुद करते थे सर और भूल जाते थे, और वैसा उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है सर। क्योंकि मेरा खुद एसएससी जेई में 3.5 नंबर आए, इवन यहाँ तक कि टेक्निकल में सर। जेपीएससी में खुद मेरा इसी के कारण खराब हो गया, यूपीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन इसी के वजह से रुक गया। तो सर उसमें कोई आइडिया है नहीं, मेहनत तो करते थे लेकिन आउटपुट नहीं आता था सर, तो पता ही नहीं चला कि इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, खास करके जी के मामले में। बिल्कुल, नॉन सर उसके टेक्निकल, बारे में कोई आइडिया नहीं है कोई सर। बात नहीं। नॉन टेक सेक्शन अगर आपका वीक है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डिफरेंट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। यू कैन क्रैक इंजीनियरिंग सर्विस यस सर। एग्जामिनेशन, यू कैन क्रैक गेट एग्जामिनेशन, जिसमें वो नॉन टेक्निकल सेक्शन यस उतना सर। नहीं रहता है। बाकी यस सर। एसएससी जेई में सर कम नंबर आने के बाद भी टेक्निकल के थ्रू सिलेक्शन हो गया, जैसे बस प्रीलिम्स में कट ऑफ पा रहा था जस्ट सर 0.8 नंबर से कट ऑफ, वो भी सर जनरल कट ऑफ नहीं, ओबीसी का कट ऑफ पार था। हम्म, और फिर मेंस तो अपना है सर, टेक्निकल है तो उसमें 20-25 नंबर तो मैनेज हो ही जाता है, खास करके कन्वेंशनल एग्जाम में। तो उतना कोई खास टेंशन रहता भी नहीं था कि कोई बात नहीं जीके कमजोर है, बस कट ऑफ पार करना है, चाहे कोई कट ऑफ हो, जनरल हो या ओबीसी हो, बस एक बार अंदर घुस जाना, बाकी तो फिर कन्वेंशनल है ही अपना। तो इस तरह का माइंडसेट रहता था सर जीके के प्रति लेकर। अच्छा, ये बातों बातों में एक एक मेन क्वेश्चन तो इनसे पूछना ही भूल गया, जो यूपीएससी का इंटरव्यू आपने अटेम्प्ट किया, ओके, सो दिस इज ओवरऑल यस सर। द फाइनल लास्ट क्वेश्चन विल बी फॉर यू। जो इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? वहां पे जब गए थे, कैसा, क्या फीलिंग क्या आया, सर एक्सपीरियंस कैसा तब रहा?
सर उससे पहले सर कुछ बात बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरा सर इंग्लिश वीक है और इवन यहाँ तक कि बोल भी नहीं पाते हैं, खुद से सही से डेफिनेशन भी सोच के बोलते हैं। तो बहुत लोग बोला कि अरे यार टेक्निकल इंग्लिश में लिखे हो तो हिंदी में अलाउ करते हैं, नहीं भी करते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट टीचर जो भी थे वो भी बोले कि नहीं इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो हम सोचे कुछ भी हो, फाइनल सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना, बोल परमिशन तो मांग ही लेंगे वहां पे कि कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो मतलब गए थे वहाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और माइंड में तो मतलब इंटरव्यू तो दूसरा बात, माइंड में तो यही चल रहा था कि जैसे बाहर बैठते हैं ना सर वेटिंग के लिए कि अंदर जैसे हम गए तो उन लोग चाय नाश्ता आधा घंटा तक कर रहे हैं, वेल बजा बजा के मतलब 10-11 बार वेल बज गया। तो कब बुलावा आएगा वो भूल ही गए हम, कि बस लग रहा था कि अब बुला ले ये लोग। तो बस जितना देर बाहर बैठे थे माइंड में यही चल रहा था कि बस हिंदी किसी भी तरह से बोलने दिया जाए। तो हम जैसे ही अंदर गए तो विश वगैरह किए, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोले, तो वो तो रटा रटा रहता है, वो तो कोई भी बोल देंगे। तो उसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे हम तुरंत बोल दिए कि मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो बोले योर चॉइस। उसके बाद सर आधा तो टेंशन यहीं पे खत्म हो गया कि चलो अलाउ कर दिए। उसके बाद सर टोटल इंटरव्यू मेरा हिंदी में चला सर। वो कम प्रिपरेशन के वजह से अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यू में इंग्लिश ही बोलना रहता, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद इंटरव्यू हिंदी में हुआ है और वो भी आधे घंटे तक हिंदी में हुआ है। अगर आप चीज तो वही उसी लैंग्वेज को प्रिफर करना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाए, चीजों को सामने दूसरे बंदे तक पहुंचा पाए। जैसे सर हम मेडजी के मॉक इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन लोग बोल दिए कि तुम्हारा लक्षण नेता वाला है, तो कोई भी चीज को तुम मे बी या तो होता है या तो नहीं होता है, तुम बीच वाला बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हम इंग्लिश बोलने की वजह से वैसा हो रहा था। तो बिल्कुल फिर उन लोग सलाह दिए कि नहीं तुम बोलो हिंदी में ही, कोई इशू नहीं है वैसा। ओके। सो मोटा मोटी आपने कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को आंसर किया था वहां पे इंटरव्यू में? सर लगभग 80 to 90% सर, क्योंकि सारे टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछे थे, वो भी बेसिक बेसिक। और 2-3 ऐसा क्वेश्चन था जो ना आज तक सुने थे कहीं और ना ही देखे थे कहीं भी, तो उसमें सॉरी सर बोल के निकल गए अपना। और कुछ कुछ क्वेश्चन था एक्स्ट्रा सिलेबस से, तो बस होता क्या है कि सर एक तो पूछना है जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, पढ़ना तो है नहीं सर, और हम लोग को पता होता है कि पाइप जो होता है बिल्डिंग वो बाहर होता है, तो बस यही क्वेश्चन तो उसमें डिजाइन में चले गए अंदर, तो हम आगे जाके बोल दिए सॉरी सर कोई आइडिया नहीं है। तो 80% सर जवाब दिए थे वहां पे। गुड। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके ऊपर जबरदस्ती का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं सर से झूठ नहीं बोल, तो 80% जवाब लगभग दिए, लेकिन वही कॉन्फिडेंस कम रहने की वजह से और कुछ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गए थे, जैसे आप सिविल इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, किसी के दबाव में लिए, तो ये सब का मतलब उतना प्रॉपर ढंग से रिप्लाई नहीं था, तो मे भी शायद इसके वजह से भी मार्क्स कम था, क्योंकि ये चेयरमैन का क्वेश्चन था और मार्क्स तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। बाकी मेरा टेक्निकल तो अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वही मेन मैटर करता है कॉन्फिडेंस और आप बता किस तरह से रहे हैं। तो और ओवरऑल कितना ओवरऑल नंबर, ओवरऑल आपका नंबर कितना बना सब पूरा इंजीनियरिंग सर्विस का? सर 786 सर। 786 at score of 786 including interview he got rank 43. okay, so यस सर। ये आपका पहला इंटरव्यू था? सर ईएस में सर फर्स्ट इंटरव्यू था, और ऐसे देखा जाए तो मतलब ओवरऑल मिला के दूसरा इंटरव्यू था सर, क्योंकि प्राइवेट में भी नहीं बैठ पाए थे कहीं कहीं। और एक पहला यूपीपीएससी का था सर इंटरव्यू, और दूसरा सर था ईएस का इंटरव्यू, और दोनों सर हिंदी में। ओके, यूपीपीएससी का इंटरव्यू का क्या सिनेरियो था आपका वहां पे? सर वहां पे भी सर 15 से 16 मिनट चला था, ऐसे चलता तो 10 ही 12 मिनट है, लेकिन मेरा सर 15 से 16 मिनट वहां पे चला था। तो वहां भी सर सेम सेम नहीं, थोड़ा सा लेवल कम था वहां सर, क्योंकि बुक टाइप ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ तो हम प्योर पहले बुक टाइप से स्टार्ट करते थे कोई भी टॉपिक, और चले जाते थे, देखते थे कि मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है ये, और जब तक सॉरी ना बोल दे तब तक उसी में चले जा रहे हैं। अच्छा ये होगा तो बताओ, ये होगा तो बताओ। लेकिन यूपीपीएससी में वैसा सीन नहीं था, बस क्वेश्चन वो बदल दे रहे थे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक ये बताओ वो बताओ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तो मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बता नहीं पा रहे थे, बस स्टार्ट तो नॉर्मल से करते थे। और
मतलब कहाँ तक आपको पता है उस कंसेप्ट का डेप्थ चेकिंग किया जाता है, जो अच्छे लेवल के इंटरव्यू होता है। यस सर। जैसे इन्होंने यस सर। यूपीएससी का इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, फिर एक इंटरव्यू हमने और डाला था, जो अपना एक स्टूडेंट थे प्रेम कुमार, जो बार क्वालिफाई किए थे, वहां पर भी बहुत अच्छा लेवल का इंटरव्यू होता है। सर और बार तो सर और अच्छा लेवल का होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी बहुत अच्छी लेवल की इंटरव्यू होती है। मतलब आप सेम स्टैंडर्ड एज्यूम कर सकते हैं, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है, सेम स्टैंडर्ड बार्क में भी पूछा जाएगा। जो अच्छे लेवल के इंटरव्यू होते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है कि आपको कितना आता है, कितने अच्छे ढंग से आपने पढ़ रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना। अच्छा, इंटरव्यू में ये जो आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, इस चीज का फायदा उठा इंटरव्यू यस में? सर फायदा उतना ज्यादा नहीं सर। मेन वहाँ पे तो थ्योरेटिकल ही ज्यादा रहते हैं सर इंटरव्यू में, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वैसा कुछ नहीं है। और हमसे सॉम स्ट्रक्चर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा उन्होंने कि एसएफडी बनाओ बीएमडी बनाओ। तो एसएफडी बीएमडी में सर फायदा मिलता है, लेकिन वो भी बेसिक ही रहते हैं सर, जैसे उसका रीजन है, कैंटिलीवर वगैरह उसका का। रीजन है, वो इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि जो भी बंदा वहां तक पहुंच गया, उसका ऑब्वियस सी पार्ट है, सॉइल सोम ये सब पेपर ना इतना अच्छा रहता है कि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो वो इधर उधर के यस सर। सेकेंडरी सेकेंडरी क्वेश्चंस को वो उठाते हैं, सेकेंडरी टॉपिक्स के ऊपर। और वहां पे आपने कितने अच्छे से मेहनत किया हुआ है, इन सब चीजों को आपसे यस सर, पूछते हैं। क्योंकि जैसे रिसेंट सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी जैसे समस्या चल रहा है सर, तो उस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। जैसे एक से पूछ दिया था सर 2020 में कि कुतुब मीनार क्यों टिल्ट कर रहा है, मतलब झुक हम्म। रहा है एक साइड से सर, वो झुक रहा है। तो उसको उसी टाइम पता चला कि अच्छा कुतुब मीनार झुक भी रहा है। तो मतलब वहां पे तुरंत, क्योंकि बगल में नदी है तो इसके वजह से, तो वही जो रिसेंट में चल रहा है प्रॉब्लम, उसी से उन लोग पूछते हैं। और डिपेंड करता है सर कि आपका कैसा प्रोफाइल है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो यही सब पूछेंगे, जॉब करते हैं तो सबका सर इंटरव्यू अलग अलग होता है। किसी एक के इंटरव्यू से तुलना कर देना कि इसी तरह का सिर्फ होता है, तो वो भी गलत है सर, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। तो बिल्कुल। अब इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में अच्छा प्रिपरेशन हो, इंटरव्यू में थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर कोई भी चीज को बोलने का तरीका कि किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुस्कुराहट साथ होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। पता चला कि मतलब आप बोल रहे हैं कोई एनर्जी ही नहीं है, जैसे मेरे में वहां पे दिख रहा था। तो इनर्जेटिक रहना है, बाकी तो आपको आता ही है, आगे जो होगा वो तो होगा ही। और इतना तो है ही कि आप कुछ तो बोल ही देंगे। तो बस इनर्जेटिक रहना है और बस अच्छे से वहां पे रखना है कोई भी बात को। तो मार्क्स तो उसी पे मिलते हैं सर, और बाकी तो मतलब पता नहीं। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं। यस सर, तो बिल्कुल। मतलब बीच वाला सर, मतलब निराशा भी नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बीच वाला रास्ता, जो कि मुश्किल मतलब कठिन होता है सर, हमसे तो नहीं हो पाता है बीच का रास्ता। तो बिल्कुल, माइंड संतुलन रखिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, बस इन्हीं सब चीजों की इंपॉर्टेंस है। वेल, और आगे आने वाले फ्यूचर में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एंड आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आप सभी को इस इंटरव्यू का लाभ उठा होगा। कैसे अपने प्रिपरेशन जर्नी को सेव करना है, यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा, सीखने को मिला होगा। एंड अपने भाई को कंग्रेचुलेट करिए, मिस्टर नीलमणि कुमार। अब ये कहलाएंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस नीलमणि। सो रैंक 43, और थैंक होप यू। hope for better future of him, and hope for next adventure of yours. Good luck for next adventure of yours. Good luck, and thank you for coming थैंक यू at सर। platform. Any last message you want to give? बस सर वही ईमानदार रहिए सर, उसके अलावा तो कुछ मैटर करता ही नहीं है। ईमानदार क्योंकि रहिए। ईमानदार सब बहुत ब्रॉड टर्म है सर। बिल्कुल। ओके, गुड लक, गुड विशेस। अच्छा, एक एक क्वेश्चन तो और नहीं पूछ पाए। What is your family reaction after getting selected in UPSC? This is one important question for you. सर मेरा से हमेशा आदत रहा है सर कि मतलब ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं कि हो गया, मतलब जैसे 12th के टाइम में भी रिजल्ट आ गया तो घर घर में मतलब वही सर मगही टर्म में, अपना जो गांव भाषा के टर्म में होता है कि हमार सिलेक्शन हो गए लोग, मतलब बहुत नॉर्मल से। और उसके बाद जो सर रिएक्शन दिखता है, मतलब कि तो पूछते हैं कि मतलब पहले तो सर कंफ्यूज हो गया, मतलब बोले ना सर कि हाँ हो गया।
मतलब गांव भाषा के टर्म में सर, खास करके मगही अपना अंदाज में कि हाँ हो गया सिलेक्शन। तो उनको लगा कि एसएससी जेई में हो गया, तो हम बोले कि नहीं वो वाला मतलब मेन वाला में हो गया। मतलब मेन कहने का मतलब कि यूपीएससी, तो बोले यूपीएससी उसमें हो हो गया। गया। हाँ, तो हम बोले कि हाँ, क्योंकि सर बोलने का अंदाज ही इतना मतलब नॉर्मल था ना कि वो लोग पता ही नहीं चला कि किस में रिजल्ट हुआ है। तो इसी तरह का सर रिएक्शन था। और मतलब जैसे चाचा चाची को बताया, मम्मी पापा को बताया, मामा जी को ही बताया, तो सबके साथ ऐसा ही रिएक्शन, बस नॉर्मल हाँ हो गया। और होने के बाद 43 आया है, तो बस वही उनका रिएक्शन था कि एसएससी जेई में 43 आया। लेकिन मतलब 2-3 सेकंड बाद पता चला कि अच्छा जो हम उम्मीद कर रहे थे उसमें आया, तो काफी खुश थे। फैमिली, परिवार का, आपके अगल बगल सोशल स्टेटस है ना, सब नजरिया बदल जाता है वो एकमात्र रिजल्ट से। और ये रिजल्ट यस आपको, सर। आप ज्यादा बातचीत करेंगे, बोलेंगे, दिखावेपन से नहीं आता है, कड़ी मेहनत से आती है। आपकी रातों की जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट ला के देगा। सो प्रिपेयर हार्ड एंड अच्छे से तैयारी करिए एग्जामिनेशन की। फाइनली सो बातचीत बहुत अच्छा लगा आपके साथ, इंटरेक्शन काफी अच्छी थी एंड गुड विशेस टू यू लास्टली।